भारत का आम आदमी भी जिसने शपथ नहीं लिया है, एक तरीके से उसने भी इनडायरेक्ट शपथ लिया है। क्यों? क्योंकि प्रियम्बल में लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जिसने शपथ नहीं लिया है उसने भी प्रियम्बल के अनुसार शपथ लिया है, लेकिन सांसद, विधायक, मंत्री, जज तो शेड्यूल 3 में जाके एक अलग से भी शपथ लिए हुए हैं। हम संविधान को मानेंगे, संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, सब कुछ करेंगे। तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करना संविधान के साथ धोखा है, अपनी ओथ के साथ धोखा है, अपनी ड्यूटी के साथ मक्कारी है, और मैं तो कहता हूं ये देश के साथ भी गद्दारी है। ये देश के साथ गद्दारी है। जो काम नेहरू जी को करना था वो अब तक भारत में 15 लोग प्रधानमंत्री हो चुके। मोदी जी 15वें व्यक्ति हैं जो प्रधानमंत्री बने हैं। तो जो काम शुरू के 14 लोगों को करना था वो काम 15वें मोदी जी कर रहे हैं, उसके बाद भी लोग इट्स बट्स कर रहे हैं। इसलिए हम सब की ड्यूटी है मोदी जी के साथ खड़े हो जाए, उनका सपोर्ट करें, और जो अपनी शपथ के साथ मक्कारी कर रहे हैं, गद्दारी कर रहे हैं, देशद्रोह कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएं, उनका घेराव करें, उनके डेमोक्रेटिक तरीके से उनके साथ जाएं, उनको संविधान की कॉपी दिखाएं, उनको शेड्यूल 3 में उनकी ओथ दिखाएं और पूछे भैया तूने ओथ लिया था, ये बता तू विरोध कैसे कर सकता है? सपोर्ट करना तेरी ड्यूटी है, तू विरोध कैसे करेगा? जहां तक यूसीसी के बारे में कंफ्यूजन की बात है, ऐसी ऐसी बातें यूसीसी पे चल रही हैं, मतलब भारत के कुछ नेताओं को लगता है कि ये जनता ना पागल है, कुछ भी बोलो ये मान लेगी। ये कुछ नेता हैं ऐसे पाखंडियों को सबक सिखाना जरूरी है। एक तो मैं डिबेट में था, वो कह रहा था जी अरे हम सबका खाना पीना अलग है जी, तो कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है? मैंने कहा ये यूनिफॉर्म फूड कोड थोड़ी आ रहा है, ये क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? जोर से बोलिए, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक कलाकार आया, बोला जी हम सबका पहनावा अलग अलग है। मैंने नोट किया हुआ है अब तक कौन कौन क्या बोल चुका है, नाम नहीं लूंगा उसका। बोला जी, एक तो बोला जी हम सबका देखिए पहनावा अलग है, साउथ वाले अलग कपड़ा पहनते हैं, उधर लुंगी और शर्ट पहनते हैं, इधर पठानी सूट पहनते हैं, ऐसे कुर्ता धोती पहनते हैं। हमने कहा ये यूनिफॉर्म ड्रेस कोड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी देखो हम सबका जो है रहन सहन अलग है, घर हमारा अलग होता है, ऐसे होता है, इधर ऐसा घर ऐसा घर। हमने कहा यूनिफॉर्म हाउस कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी हम सबकी आइडेंटिटी अलग है, हमारी पहचान अलग है, तो ये कैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड आ सकता है? मैंने कहा यूनिफॉर्म आइडेंटिटी कोड नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला हमारी प्रेयर अलग अलग है, यूसीसी आएगा हमारी प्रेयर एक जैसी हो जाएगी। अरे हमने कहा बेवकूफ, ये यूनिफॉर्म प्रेयर कोड नहीं है, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी हमारे त्योहार अलग अलग है, तो कैसे यूसीसी आएगा? मैंने कहा यूनिफॉर्म फेस्टिवल कोड भी नहीं आ रहा है, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी हमारे रिलीजन अलग अलग है, हमारा वो अलग अलग है, तो हमने कहा ये यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला हमारे कस्टम अलग अलग है, एक तो बड़ा कलाकार, वो बैरिस्टर भी है, समझ गए होंगे आप, बैरिस्टर, हाँ बाहर से लंदन से बैरिस्टर बन के आया। वो बोला जी ट्राइबल का क्या होगा? उसको अब पहले ट्राइबल की चिंता नहीं थी, उसकी पार्टी में कहीं ट्राइबल वाइबल नहीं है, उसकी पार्टी में कोई ट्राइबल ऑफिस ब्यूरो भी नहीं है, कोई भी उसकी पार्टी का चाहे वो प्रवक्ता हो चाहे जिसने भी हो, कोई उसमें ट्राइबल नहीं है। लेकिन अब उसको एकाएक ट्राइबल की चिंता हो गई है, तो वो कह रहा था जी ट्राइबल का क्या होगा, ट्राइबल के कस्टम अलग हैं। हमने कहा ये यूनिफॉर्म कस्टम कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? एक बोला जी हमारे ट्रेडिशन अलग है, हमने कहा भैया यूनिफॉर्म ट्रेडिशन कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? और एक तो बड़ा कलाकार बोला जी तमिलनाडु वालों की भाषा, उसको पता तमिल बनाम हिंदी करने से लड़ाई हो सकती है। बोला जी तमिलनाडु की भाषा अलग है, कर्नाटक की भाषा अलग है, उधर कन्नड़ बोलते हैं, इधर तमिल बोलते हैं। हमने कहा ये यूनिफॉर्म लैंग्वेज कोड भी नहीं आ रहा, क्या आ रहा है यूनिफॉर्म? अब देखते हैं 10 झूठ तो हमने जवाब दे दिया है, अब आगे कोई और झूठ आएगा तो देखेंगे आगे और क्या जवाब देना है। ये 10 झूठ का मैंने जवाब अब तक टीवी पे दिया हुआ है, वो मैंने इसलिए नोट करके रखा हुआ था। अब यूसीसी से होगा क्या? अब यूसीसी से होगा क्या? देखिए एक बात मैं आपको बता दूं,
ये तो हो गई झूठ यूसीसी का विरोध करने वालों को, लेकिन हमारे समर्थक हैं जो यूसीसी वाले, वो भी गजब के एकदम पूरे जोश में हैं, वो भी इसका अलग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। एक बोले अच्छा बताओ, यूसीसी आएगा तो जैसे यूपी में बाबा बुलडोजर लेके दौड़ा लेते हैं, ऐसे कर्नाटक में दौड़ेगा क्या? मैंने कहा देखिए, मैंने कहा ना, ये यूसीसी क्या है, पॉलिटिकल फुटबॉल हो रखा है। समर्थक भी इसका अंध समर्थन कर रहे हैं, विरोधी भी इसका अंध विरोध कर रहे हैं, दोनों तरफ से मामला चल रहा है। इधर प्रॉब्लम उधर है। हाँ, जिनको नहीं पता, लेकिन वो चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में मोदी जी ने कह दिया, तो जो मोदी जी ने कह दिया तो समर्थन करना है, और चूंकि मोदी जी ने कह दिया इसलिए विरोध करना है। ले दे के सारा सेंटर में मोदी जी है। और सच्चाई तो यह है कि मोदी जी का जो बर्थ डेट है ना, वो 17 सितंबर 1950 को है। मोदी जी कब पैदा हुए? 1950 में। और मोदी जी के पैदा होने के 2 साल पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान में आ गया था। तो एक मेरे को टीवी पे कह रहा है, ये मोदी क्या ला रहे हैं, मोदी क्या ला रहे हैं, मोदी क्या ला रहे हैं। हमने कहा जब संविधान, जब ये पैदा हो गया यूसीसी, तो उस समय मोदी जी पैदा ही नहीं हुए थे। हमने कहा मोदी जी से 2 साल बड़ा है यूसीसी। ये 1948 में पैदा हो गया 23 नवंबर को, और मोदी जी 17 सितंबर 1950 को पैदा हुए। ये 2 साल बड़ा है, इसलिए इसको चक्कर में मत रहो। अब इसके समर्थक कैसे कैसे हैं उसको भी आप लोग समझ लीजिए। एक तो कह रहे थे, अच्छा साहब बताओ, यूसीसी आएगा तो जैसे आजकल उत्तर प्रदेश में खूब बुलडोजर चल रहा है, ऐसे ही मतलब बाकी जगह भी चलेगा क्या? हमने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं चलेगा। उसके लिए 1 नेशन 1 पुलिस कोड लाना पड़ेगा, तब चलेगा। ये 1 नेशन 1 पुलिस कोड नहीं आ रहा है। क्या आ रहा है? यूनिफॉर्म 1 नेशन 1 सिविल कोड आ रहा है। एक बोले अच्छा जी, ये यूसीसी आ जाएगा तो ये सड़क के किनारे मजार दरगाह बहुत बनती जा रही हैं, ये तो हराम भी है। इस्लाम में हराम है मजार दरगाह, अरब के देशों में एक भी नहीं है। इस्लाम में तो अल्लाह की इबादत के अलावा किसी की इबादत ही नहीं हो सकती। और 5 बार ये कहा भी जाता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं। तो मेरे पास वो आए थे यूसीसी के समर्थक बड़े जोश में, बोले साहब यूसीसी आएगा तो मजार दरगाह गिर जाएगी ना? हमने कहा बिल्कुल नहीं गिरेगी, उसका अलग व्यवस्था रखनी पड़ेगी, उसका अलग कानून बनेगा, इससे कोई लेना देना नहीं। बोले साहब ये देखो, ये तो हराम है, और ये तो अजान में कहते हैं अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं हो सकती, तो फिर ये मजार में किसकी इबादत कर रहे हैं, ये दरगाह में किसकी इबादत कर रहे हैं? अरब में एक भी दरगाह नहीं है, एक भी मजार नहीं है, एक भी पक्का कब्रिस्तान नहीं है। फिर देखो यहाँ भारत में क्यों बनते जा रहे हैं? आपके बेंगलोर में भी बन रहा है, उडुपी में भी बन रहा है, दक्षिण कनाडा में भी बन रहा है, उत्तर कनाडा में भी बन रहा है, मंगलुरु में भी बन रहा है, हर जगह बनता जा रहा है, पूरे भारत में बन रहा है। हमने कहा लेकिन वो यूसीसी से नहीं गिरेगा, उसके लिए कुछ और ही कानून बनाना पड़ेगा। हाँ, इसकी जागरूकता बहुत जरूरी है कि जब ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया, अल्लाह के अलावा और कोई इबादत के लायक नहीं है, तो मजार में कौन से अल्लाह बैठे हुए, दरगाह में कौन से अल्लाह बैठे हुए? नहीं है। इसलिए मजार दरगाह हराम है, और इसलिए खाड़ी देशों में एक भी नहीं है। जहां इस्लाम शुरू हुआ ना वहां एक भी मजार, ना एक भी दरगाह, एक भी पक्का कब्रिस्तान। लेकिन ये अलग विषय है। कुछ लोग कह रहे थे कि साहब ये बताओ, यूसीसी आएगा तो जैसे तीस्ता सीतलवाड़ को एक ही दिन में बेल मिल गई है, ऐसे ही हो जाएगा क्या? हमने कहा उसके लिए 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड लाना पड़ेगा, पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा। तीस्ता सीतलवाड़ को जिस तरीके से जमानत दी गई बहुत अच्छा है, ऐसा ही जस्टिस सिस्टम सबके लिए होना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए कि हाँ, 11 बजे बेल मिली हाई कोर्ट से, 11 बजे हाई कोर्ट ने बेल खारिज किया, 1 बजे एसएलपी फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में, 2 बजे मेंशनिंग हुई, 3 बजे बेंच बैठी, 2 जजों की बेंच की, 2 जजों में डिफरेंस हो गया कि नहीं इसको, जब एक ने बोला जमानत देना है, एक ने नहीं देना है। मामला सीजेआई के पास गया, सीजेआई साहब भरतनाट्यम देख रहे थे, सारे जज वहां भरतनाट्यम देख रहे थे, फंक्शन चल रहा था। और उसके बाद तुरंत 3 जजों की बेंच बनी, और फिर वहीं से जो लोग भोजन कर रहे थे वहीं से 3 जज भोजन करके सीधे कोर्ट आ गए, भरतनाट्यम वाला फंक्शन छोड़ के ही। और उसके बाद फटाफट सुनवाई हुई और रात को बेल हो गई 9 बजे तक। मेरा यह मानना है कि ऐसा ही जुडिशियल सिस्टम, सुपर फास्ट मॉडल वाला, मतलब इसको कहिए कि इसको आप लोग कह सकते हैं तीस्ता सीतलवाड़ मॉडल। सीतलवाड़ मॉडल का जुडिशियल सिस्टम मुझे लगता है पूरे देश में होना चाहिए, लेकिन वो यूसीसी से नहीं आएगा। उसके लिए जुडिशियल चार्टर लागू करना पड़ेगा, अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो यूसीसी के बारे में इस तरीके की भ्रांतियां हैं।
एक्चुअल में यूसीसी से होगा क्या, इसको समझिए। इस हॉल में जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मानते हैं कि जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है लड़के और लड़की की, वो हिंदू की हो या मुस्लिम की हो या पारसी की हो या ईसाई की हो, सबकी एक समान होनी चाहिए? जी बोलिए भैया। मैं पानी पी रहा हूं, आप थोड़ी पानी पी रहे हैं, बोलिए दोस्तों। मिनिमम एज ऑफ मैरिज समान होनी चाहिए। ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स सबका समान होना चाहिए। प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स सबका समान होना चाहिए। मेंटेनेंस यानी गुजारा भत्ता सबको मिलना चाहिए। एडॉप्शन यानी बच्चा गोद लेने का अधिकार सबको मिलना चाहिए। भरण पोषण का अधिकार सबको मिलना चाहिए। विरासत का इक्वल राइट होना चाहिए। वसीयत का इक्वल राइट होना चाहिए। पेरेंट्स केयर का इक्वल राइट होना चाहिए। तो यूसीसी में यही होगा, यही होगा। आ गया यूसीसी, इतना ही होना है। अब एक बात समझो, ये जितनी बात मैंने बताई ये सब हिंदू जैन बौद्ध सिख को पहले मिला हुआ है। तो यूसीसी आए या यूसीसी ना आए, हिंदू जैन बौद्ध सिख के ऊपर कोई फर्क ही नहीं पड़ता। यूसीसी से हिंदू जैन बौद्ध सिख को कोई फायदा नहीं, सिवाय एक फायदा का, छोटा सा फायदा, कि मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी हो जाए। मैंने यूएस की यूसीसी पढ़ी है, सिंगापुर की पढ़ी है, कई देशों की मैंने पढ़ी है। यूसीसी से जो सबसे ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, ये कैलाश पोद्दार जी और ये स्पंदना फाउंडेशन ये करने वाला यहां पे सेमिनार कर रहा है, यहां बैठे वाले लोगों को यूसीसी से कोई फायदा नहीं। खाम खा अपनी ऊर्जा लगा रहे हैं, खाम खा अपनी मेहनत कर रहे हैं। यूसीसी से हिंदू जैन बौद्ध सिख को केवल एक फायदा, ध्यान से सुनिए, क्रिश्चियन बेटियों को 2 फायदा, पारसी बेटियों को 3 फायदा, मुस्लिम बेटियों को 11 फायदा। इसलिए जिसको सबसे ज्यादा फायदा उसके नेता विरोध कर रहे हैं, जहां कुछ नहीं मिलने वाला वो सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन इस बात का हमें गर्व होना चाहिए कि हिंदू जैन बौद्ध सिख कितने राष्ट्रभक्त हैं, कितना संविधान को मानने वाले हैं, कि वो अपना फायदा वायदा नहीं देख रहे। हिंदू जैन बौद्ध सिख अपना फायदा नहीं देख रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं संविधान में लिखा हुआ है इसलिए लागू होना चाहिए। बाबा साहब अंबेडकर चाहते थे, अलादी कृष्णा अय्यर चाहते थे, के.एम. मुंशी चाहते थे, बी.एन. राव चाहते थे, सरदार पटेल चाहते थे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी चाहते थे। चूंकि 300 लोगों ने मिलके एक मत से तय किया, वोटिंग भी, हालांकि वोटिंग तो नहीं हुई लेकिन मतलब एक मत से आया, अंबेडकर साहब भी तो उसमें थे, कि 23 नवंबर 1948 को जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ चुका है तो ये लागू होना चाहिए। एक देश एक विधान होना चाहिए। एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, एक देश एक विधान मांग रहा है हिंदुस्तान, ये होना चाहिए। तो अपना फायदा नहीं देख रहे हैं इसमें, न इस पूरे हाल में बैठे किसी का फायदा, जो लोग मेरा ज्यादा वीडियो देखते हैं उनको भी कोई फायदा नहीं। फिर भी देखो पोद्दार जी ने बुलाया, मेरा आने जाने का टिकट की व्यवस्था किया, रहने की व्यवस्था किया, सब व्यवस्था किया इन्होंने।